मैंने 200 से ज्यादा लाश में अपने कंधे पर ढोया है, 200 से ज्यादा लाश को मैंने कंधा दिया है अर्थी को, लेकिन हमको जेल में बंद करके मुझे आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया दुश्मनों के द्वारा, और समाज हमारा देखते रह गया। हमें आज लालू प्रसाद यादव जी भी रोते होंगे बेचारा, दुश्मन का निगाह मेरे ऊपर नहीं है। एक से एक दुश्मन 16-17 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ। पत्रकार महोदय 13-14 गाड़ी से मेरे ऊपर हमला किया गया था, एक दो बार हमला हुआ है। शिवहर से एक बार आ रहे थे तब हमला हुआ, गया से आ रहे थे तब हमला हुआ, गया से आगे बढ़ रहे थे तब हमला हुआ मेरे ऊपर, बिहार शरीफ जा रहे थे तब हमला हुआ मेरे ऊपर। कितनी बार मैंने गिना हुआ। संतोष रेणु यादव सड़क पर आ गए हैं, ना सिर्फ सड़क पर आ गए हैं बल्कि कटोरा भी पकड़ा दिया गया है, और कटोरा लेकर भीख मांगने की नौबत संतोष रेणु यादव की आ गई है। इसके साथ ही साथ संतोष रेणु यादव ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है, अब उसकी हत्या होने वाली है, यानी कि संतोष रेणु यादव का राम नाम सत्य होने वाला है, और इस बात का खुलासा खुद संतोष रेणु यादव ने कर दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव भारत। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं हम अपनी खबर पर, और जरा आप संतोष रेणु का ये बयान सुनिए। देख रहे थे सर, हम काफ़ी आप नाराज नजर आ रहे थे। नहीं, तकलीफ तो होती ही है जब अपने घर परिवार के लोगों को लगातार परेशान देखते हैं जी। जी जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे बिहार में आए दिन क्या प्रतिदिन जी जी बिल्कुल बिल्कुल जिस प्रकार से हमारे समाज के लोगों जी का कत्लेआम किया जा रहा है जी सत्ता पोषित अपराधियों के द्वारा, जी ये देख करके बहुत मन व्यथित था जी। और मतलब कह सकते हैं कि मन बहुत व्याकुल हो जाता है ये सब देखने के बाद। समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए जी। और ऐसा नहीं कि आज पहली बार हुआ या कल पहली बार हुआ, ये पिछले 7-8 वर्षों से हमें ऐसा लगता था, लेकिन कल आप बताए हैं इस सब चीज़ को। नहीं बताते थे कुछ ऐसे बात उसमें बताए हैं जो अजूबा है, नया है। जैसे हम देखिए शेयर हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था शेयर करना, लेकिन जब से मैं जेल गया था, अच्छा, तो जेल जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई है। हमारी इच्छाएं तो पहले की तरह ही आज भी है, समाज को सेवा करने की, जो समाज के लोग हैं उनके आंखों के जो आंसू हैं वो पोंछने की, लेकिन परिस्थितियां बदल गई है। अच्छा। परिस्थितियां कहीं पे मैं मजबूर हो जाता हूं, और शायद उसी वजह से मैंने, चूँकि मुझे ऐसा लगा कि मैं पटना में रह करके मैं उस तरह का मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा समाज के लोगों का, या उनके दुखों में शामिल नहीं हो पाऊंगा, तो फिर मैं अपने आप को दिल्ली शिफ्ट कर लिया। मैं फुल फैमिली में दिल्ली चला गया, और फुल फैमिली दिल्ली जाने के बाद स्थिति ये हुई कि वहाँ जाने के बाद मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा समाज से मैं दूर होऊंगा तो मुझे तकलीफ कुछ कम होगी, लेकिन वो चीज़ें वहाँ भी वैसे ही स्थिति रही। कमोवेश में प्रयास भी किया इग्नोर करने का, लेकिन मोतिहारी में एक घटना घटा। मोतिहारी में महेसी ढाका, दो घटना। हाँ, एक महेसी में और एक ढाका में। तो उन दोनों घटना के बाद हमारे मैनेजर के पास और मेरे पास करीब मैं बताऊं पत्रकार महोदय 1000 से ज़्यादा कॉल आया, मैसेजेज आए। उसके बाद सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे तमाम समाज का ब्रांड इन्वेस्टर है, तो फोन किसके पास जाएगा? नहीं, ये नहीं कह सकते, हम एक तिनका हैं, सब कोई ब्रांड इन्वेस्टर हैं। जितने भी लोग जो हैं सब लोग अपने आप में ब्रांड इन्वेस्टर हैं। तो फेसबुक पे बहुत सारी चीज़ें कही जाने लगी कि संतोष रेणु यादव क्यों नहीं आ रहे, मोतिहारी क्यों नहीं आ रहे, ये वो तमाम चीज़ें। हमारी क्या परिस्थितियाँ थी, हम कहाँ पे मजबूर थे, ये मैं किसी को बता नहीं सकता था। लोगों ने कहा कि आप इटावा गए, इटावा जो कथावाचक महोदय के साथ जो घटना हुई, तो आपने इटावा जाकर के आवाज उठाया, फिर आप मोतिहारी क्यों नहीं आ पा रहे हैं। अच्छी बात है, लोग उम्मीद करते हैं हमसे, ये अच्छी बात है, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग कनेक्ट होते हैं, लोग एक हिम्मत पाते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन हमें भी तो हिम्मत की जरूरत है ना। बिल्कुल है, हमें भी तो कुछ उम्मीदें होती है ना, कुछ हमारी भी मजबूरियां होती है, हमारी भी निजी जिंदगी है। तो इटावा मैं इसलिए गया क्योंकि मैं जब जेल में था पत्रकार महोदय, तो उत्तर प्रदेश से लोग हमसे मिलने के लिए आए थे, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि उत्तर प्रदेश के लोगों के तकलीफ में मैं उनके साथ खड़ा रहूं। जी बिल्कुल। फिर जब मोतिहारी वाली घटना में बहुत ज़्यादा जब बात हुआ, तो फिर मैंने अपने मैनेजर को बोला, मैं आनंद को बोला कि बाबू ऐसा है कि मैं आता हूँ। फिर मैंने मोतिहारी आने का फैसला किया। अब दिल्ली से आप मोतिहारी या कहीं भी आप आते हैं या एक कदम भी चलते हैं, तो बाकी आप सारा चीज समझ रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता कि हाँ कोई फ्री में आपको दिल्ली से लेकर चला आएगा। जैसे अब उसके बाद
आने के बाद मैं मोतिहारी पहुंचा। मोतिहारी के मेहसी, जहाँ पे अजय यादव जी की हत्या कर दी गई थी, एक मुहर्रम के जुलूस, जो ताजिए का जुलूस था उसके, समझ रहे हैं, सब पता है, सब पब्लिक जानती है। हाँ, तो फिर मैं जाकर के वहाँ जो पीड़ित परिवार हैं, मैंने उनसे मिला, उनको हिम्मत बंधाने का प्रयास किया, और जहाँ तक हो सकता है मैंने आर्थिक सहयोग के लिए मैंने बहुत लोगों को बोला है और मिलेगा भी उनको आर्थिक सहयोग। फिर मैं रात्रि में ही मैं ढाका जमुआ, जहाँ पे राजा यादव को कुछ तालिबानी मानसिकता के लोग बिल्कुल जैसे उनको ड्रिल मशीन से छेद कर दिया पैर में और उनको जान से मारने का प्रयास किया। मैं रात के 12-1 बजे तक मैं उस क्षेत्र में रहा। वहाँ प्रशासन के लोग भी बोले कि ऐसे रात्रि में आपका इस प्रकार से घूमना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मैं अपनी जान को जोखिम में डाल करके मैं घूमा। मतलब हमको ये नहीं समझ में आता खुद कि मैं, 1 मिनट यहीं पर रुक जाइए, किन के लिए आपने जान जोखिम में डाले? वही तो मैं कह रहा, मेरी तकलीफ वही तो है कि मैं जिनके लिए मैं जान को जोखिम में डाल करके, जिनके लिए मैंने लगभग आधा दर्जन से अधिक मैंने केस खाया, बिल्कुल, वो लोग कहाँ हैं? वो लोग हमारी भी तकलीफ को क्यों नहीं समझते? हम आधा दर्जन से अधिक जो हमने केस खाया, वो केस मेरी कोई खेत लिखाने की केस नहीं थी, वो कोई केस हमारा कोई निजी लड़ाई नहीं था, वो सामाजिक लड़ाई था। अच्छा एक चीज सर, आपका समर्थन लोग कैसे करेगा? आप तो हो गए गालीबाज, आप लोगों को गाली देते हैं। सर जैसे कहने का मतलब कि ठीक है, आप जो कहिए, आपके प्रश्न हैं, लेकिन लोगों का कहना होता है सर, आप जो पोस्ट करते हैं, जो वीडियो डालते हैं, हम अपने चैनल पर आपका इंटरव्यू लेकर डालते हैं, उसमें लोगों का कमेंट इस चीज होता है। सर लोग क्या कहते हैं, जैसे मैं अपने समाज की रक्षा करने में मुझे जो रूप अपनाना पड़ेगा मैं अपनाऊंगा। तो लोग गालीबाज कौन कहता है? अधिकतम तो आप ही के समाज के लोग, ज्यादातर आप ही के समाज के लोग कहते हैं। हमारे समाज के लोगों को कब स्वतंत्रता पूर्वक सोचने का अवसर दिया गया? हमारे समाज के लोगों का ब्रेन वॉश किया गया। कौन किया ब्रेन वॉश? ब्रेन वॉश वही सत्ता नहीं है ना, सत्ता लगभग 20 वर्षों से हमारे पास नहीं है। तो जो सत्ता में जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, सत्ता के द्वारा जो डिप्यूट किए जाते हैं पदाधिकारी, हमारे समाज क्या करे बेचारा, क्या करे? बस एक ही कमी हमारे समाज में है, बाकी कोई कमी नहीं है। हमारा समाज आज भी दूसरे समाज के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल देता है। हमारे समाज में बस एक ही कमी है कि वो यूनाइट नहीं हो पाता है, एकजुट नहीं हो पाता है, अपने लिए नहीं जाग पाता है, अपने लिए नहीं लड़ पाता है, वो यही कमी है। इसके अलावा हमारे समाज में आप एक भी कमी आप नहीं निकाल सकते। आज भी हमारा समाज पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए आज भी केस खाता है, आज भी लड़ाई लड़ता है। जैसे आप लड़ रहे हैं? नहीं, हम तो कुछ नहीं लड़ रहे, हम तो कुछ नहीं लड़ रहे, हम नगण्य हैं, हम शून्य पे आउट हैं। लेकिन हमारे हमसे अच्छे करोड़ों लोग हैं हमारे समाज में। ये अलग बात है कि लोग हमें प्यार करते हैं, लोग हमें मानते हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। लेकिन लोग जागते नहीं है खुद के लिए, तकलीफ यहाँ पे होता है। मैं मोतिहारी से आपको बताऊं पत्रकार महोदय, आप मोतिहारी में भी थे, मोतिहारी मेरे साथ आप थे। मैं मोतिहारी से लगभग 3 बजे के आसपास में छपरा पहुंचा। छपरा में मेरे एक मित्र की थार गाड़ी थी, जिससे मैं, चूंकि हमारी गाड़ी दिल्ली में लगी हुई है, तो मेरे मित्र की एक थार गाड़ी थी, मैं उस गाड़ी से गया था, उसका क्लच प्लेट जल गया। क्लच प्लेट जल गया, वो गाड़ी लग गई शोरूम में। फिर वहां से दूसरी गाड़ी में लिया, वहां से 3 बजे मैं रात में छपरा पहुंचा। और अगले दिन मेरा छपरा में कोर्ट का डेट था। बिल्कुल, आप कोर्ट के डेट में भी गए थे आप वहां पे। वहां से मुझे पता चला कि 3 बजे भोर में ही पता चला कि पालीगंज में रामाकांत यादव, जो कि बालू व्यवसायी थे, उनकी हत्या कर दी गई। मैं 3 बजे भोर में, मैं आपको कहूं पत्रकार साहब, आप जो मेरे साथ लोग थे, अमित जी थे, मेरे मैनेजर आनंद थे, राकेश थे, इन लोगों से, या छपरा में अमिताभ जी थे, इन लोगों से आप जाकर के पूछ सकते हैं। मैं 3 बजे मैं भोर में पालीगंज के लिए मैं निकलना चाहता था। रामाकांत यादव जी के, जिस समय उनकी बॉडी एम्स में पोस्टमार्टम के लिए रखी हुई थी, मैं वहां पे निकलना चाहता था। मैं 3 बजे भोर में मैं एम्स हॉस्पिटल में मैंने कॉल किया उनकी पोस्टमार्टम के लिए, रामाकांत यादव जी के पोस्टमार्टम के लिए। मैं आपको बताऊं 3 बजे भोर में फिर हमको पता चला, लोग बोले कि अभी इस समय तो मान लीजिए रामाकांत यादव कोई छोटा मोटा हस्ती तो है नहीं, तो जैसे उनका शव यात्रा निकाला जाएगा, हम लोग जैसे यही सोचे। लोग बोले कि भैया इस समय जाना उचित नहीं है, इस समय पहले कोर्ट का जो डेट है वो कर लीजिए, और फिर उसके बाद बेल टूट जाता। फिर हाँ, अगर नहीं जाते वहां पे अपीयर नहीं होते कोर्ट में तो मेरा बेल टूट जाता, फिर हमको जेल जाना पड़ता। फिर समाज आपका क्या कहें समाज को। फिर उसके बाद मैं कोर्ट में अपीयर होने के बाद मैं सीधा मैं रामाकांत यादव जी के घर पे पहुंचा। उनके जो पीड़ित परिजन हैं, मैंने उनसे मुलाकात किया, मैंने उनसे कहा भी कि आप शव यात्रा क्यों नहीं निकाले। उसके बाद वो लोग जो भी उनके सामने जो चैलेंजेस थे, हर किसी परिवार में जब कोई घर का गार्जियन अगर एकाएक अगर दूर चला जाता है, गुजर जाता है, तो हर कोई व्यक्ति टूट जाता है। वहां से उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। फिर हमने वहां से कहा कि ठीक है, जन आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और जन आक्रोश मार्च निकलनी चाहिए। मैं पटना आ गया। मैं पटना आया, तब तक अगले दिन छपरा में घटना घट जाती है। संतोष राय छपरा के सारण में, परसा विधानसभा। हाँ, मतलब अब
वहां पे घटनाएं घटती है। आप बताइए, हम भी तो इंसान है ना। हमारे घर में अगर इस प्रकार से लोगों को भेड़ बकरी की तरह काटा जाएगा, तकलीफ तो हमें भी होता है ना। और जो लोग सत्ता में बैठे हुए लोग वकालत करते हैं कि यादव समाज ये है वो है ये है वो है, आप बताइए, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी 14% है। और सबसे कमजोर आज के डेट में कौन है? आप ही लोग हैं। सबसे असुरक्षित कौन है? हम ही लोग हैं। आप ये बताइए, तकलीफ हमें होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और जो समाज में जो मजबूत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, अगर मैं उन लोगों की मैं बात करूं, यादव समाज में, मैं यादव समाज की अगर मैं बात करूं, जी, जी। जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं, जी बिल्कुल, उन लोगों को लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं, बहुत सुरक्षित हैं। तो रमाकांत यादव भी तो आर्थिक रूप से मजबूत थे। मजबूत थे। रमाकांत यादव भी अरबपति आदमी हैं। उनको तो दिन दहाड़े दरवाजे पे घर पर चढ़कर मार दिया। और मतलब तकलीफ इसी बात का होता है कि लोग जागते क्यों नहीं? हम किसके लिए लड़ रहे हैं? जो समाज में मजबूत लोग हैं, मैं उन्हीं के लिए तो लड़ रहा हूं ना। अरे जो गरीब लोग हैं वो तो बेचारा परेशान है ही, जो मजबूत लोग हैं उनको चुन चुन करके मारा जा रहा है। पिछले साल देवराज यादव की हत्या हुई, वो भी बालू कारोबारी थे, वो भी अरबपति व्यक्ति, उनकी बालू जैसे थाना के सामने मार दिया गया उनको। ललित यादव की ऐसे कुछ, लल्लू यादव वही देवराज यादव, हाँ। उन्हीं का नाम देवराज यादव, लल्लू यादव, हाँ। उनको भी मार दिया गया उसी क्षेत्र में। बताइए। तो मैं तो परेशान हूं, जितने भी जो यादव समाज में जो मजबूत लोग हैं, मजबूत लोग कहने का मतलब कि आर्थिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, वो लोग कहां हैं? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं किसके लिए लड़ रहा हूं? मैं किसके लिए मैं दौड़ता फिरता हूं? इस बात की मुझे तकलीफ थी। और वो लोग कहां हैं? वो लोग कहां हैं उन लोगों के लिए जो लड़ रहा, चाहे आप कितना भी कुछ भी आप कर लीजिए, वो लोग कहां हैं? उन लोगों को खुशी मिलता है जो यादव के नाम पे गाना गाते हैं, जो प्लास्टिक के बंदूक से एक और रंगदारी ये करते हैं, सुने थे हमारे तो बोले यहाँ बुला के लाओ सोना चांदी उस सबको दो, माला पहनाओ और क्या बोलते हैं प्लास्टिक के बंदूक लेकर नाचेगा गाएगा। तकलीफ लगता है ना, तकलीफ लगता है। अरे जो ऐसे लोग हैं, आप गंभीरता दिखाइए ना, आप गंभीरता दिखाइए। रमाकांत यादव जी की वजह से कम 1000 लोगों को वहां पे रोजगार मिला था, 1000 लोगों को रोजगार मिला था। आज वो 1000 लोगों के घर का चूल्हा कैसे जलेगा, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सरकार तो अपंग हो चुकी है, सरकार तो दुश्मन बन चुकी है। फिर हम लोग अगर अपने आप में अगर संगठित नहीं रहेंगे, ये हमें क्या जरूरत थी? आज की 1 महीना पहले, पत्रकार महोदय मैं बताता हूं, 1 से 1.5 महीना पहले एक मैंने वीडियो देखा था रमाकांत यादव जी का, जिसमें वहां पे शूटिंग करा रहे थे, वो बालू घाट पे ये कर रहे थे वो कर रहे थे। क्या मतलब हमको फाइनेंस करना है, आपको कलाकारों को फाइनेंस कर दीजिए ना, चुपके से फाइनेंस कर दीजिए, 10-20 करोड़ 2-4-5 जो भी करना है आप फाइनेंस कर दीजिए ना। हमको दिखाने का क्या जरूरत है? शो ऑफ करने का हमको क्या जरूरत है? उस पर शूटिंग भी हुआ था शायद रमाकांत यादव जी के घर पर, मैं वही में कह रहा, उनके बालू घाट पे हुआ था। क्या जरूरत है हमको ये दिखाने का? हमको क्या जरूरत है? मैं कलाकारों से पूछना चाहता हूं कि आप जा करके ये जो हमारे समाज के जो मजबूत लोग हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम लोग हैं, उनके यहाँ जा करके आप शूटिंग तो कर लेते हैं, क्या उनकी लड़ाई आप लड़ पाते हैं? क्या लड़ेंगे आप? नहीं लड़ पाएंगे आप। अरे भाई साहब, आप तो सिर्फ अपनी कमाई करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन रमाकांत यादव जैसे लोग 1000 लोगों को रोजगार दिए हुए थे, 1000 लोगों के घर में उनके वजह से चूल्हा जलता था। आप बताइए, क्या रमाकांत यादव की लड़ाई आप लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे आप। हम जानते हैं ना, हम जानते हैं क्या मतलब है हमको ये थार से हमको पोकलिन से नहाना, क्या हमको जरूरत है जी? क्या हमको क्या मतलब है इसका? वीडियो देखे हैं, क्या मतलब है? उससे क्या मिल जाएगा? उससे रमाकांत यादव जी की पब्लिसिटी होगी? रमाकांत यादव अपने आप में हस्ती थे। आप ये बताइए ना, क्या पैसा सिर्फ यादव समाज में ही है? पूरे समाज में। क्या धन कुबेर लोग सिर्फ यादव समाज में ही है? सब आज के दौर में पत्रकार महोदय सबसे संघर्ष करने वाला जाति का नाम है यादव समाज। सबसे ज्यादा संघर्ष कर रहा है हर तरीके से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, पॉलिटिकली, सोशली, हर तरीके से। और उसमें भी जो हमारे जो लोग कुछ हैं, जो जगह पे हैं, उनको क्यों आप लोग बदनाम कर रहे हो? क्यों टारगेट में आप लोग ले रहे हो? और टारगेट में लेने पे अगले को मजबूर कर रहे हो? क्या मतलब है इसका? हाँ, नाम लेना भी उचित नहीं है। हम अगर मान लीजिए कि ठीक है, अगर हम हिरान पर गाना गा दिए तो हम बहुत बड़ा शुभचिंतक हो गए हम। अरे उससे पैसा ना आ रहा है, पैसा आ रहा है उससे हमारे समाज को, उससे क्या फायदा है? उससे समाज के लोगों को क्या फायदा है बताइए आप? मैंने क्या चाहते हैं, हिरान गाना नहीं आना चाहिए? नहीं, हिरान गाना जिसको गाना है गावे ना, लेकिन हमारे समाज के जो मजबूत लोग हैं उनको अपने जाल में नहीं फंसावे। और समाज के मजबूत लोगों से भी मेरी कहना है कि आप गंभीरता दिखाइए, गंभीर होइए। आपके खिलाफ साजिश चल रही है, आप नहीं समझ रहे बात को। आपके जाने से समाज कमजोर पड़ जाता है, समाज का मनोबल टूट जाता है। आप इंपॉर्टेंट हैं समाज के लिए। कितना दिन तक संतोष लड़ेगा? संतोष रेणु का भी एक दिन एक्सपायरी डेट होगा, इसको भी मरना है एक दिन तो हम भी मरेंगे ना। क्या आपको लगता है दुश्मन का निगाह मेरे ऊपर नहीं है? एक से एक दुश्मन 16-17 बार मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ पत्रकार महोदय। कौन किया होगा? आपके ऊपर? बिल्कुल जानलेवा हमला हुआ। 13 गाड़ी से, 14 गाड़ी से मैं आता था, जब यहां से मैं आ रहा था कैमूर से, चंद्रमा यादव जी की परिवार को
सांत्वना दे करके, हिम्मत बढ़ा करके 13-14 गाड़ी से मेरे ऊपर हमला किया गया था। एक दो बार हमला हुआ है, शिवहर से एक बार आ रहे थे तब हमला हुआ, गया से आ रहे थे तब हमला हुआ, गया से आगे बढ़ रहे थे तब हमला हुआ मेरे ऊपर, बिहार शरीफ जा रहे थे तब हमला हुआ मेरे ऊपर। कितनी बार मैंने गिनाऊं आपको? तो सरकार से आप मांग नहीं करते हमें सुरक्षा दीजिए? क्या दिखाई नहीं दे रहा? क्या डीजीपी साहब को दिखाई नहीं दे रहा है? एक दो बार हुआ है, एक दो बार मैंने केस किया है, एक दो बार आवेदन दिया है मैंने। लेकिन तकलीफ समाज के लोग जब सोए हुए हैं, इस बात से तकलीफ होती है। समाज के लोगों को जागना चाहिए। कैसे जगाइएगा इस समाज के लोगों को, बताइए? हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो प्रयास कर रहे हैं। आज मेरी मजबूरी, आज जन आक्रोश मार्च था। आप सही नहीं गए वहां पर? कहे मेरी मजबूरियां हैं। क्या मजबूरी है? हमारी गाड़ी दिल्ली में लगी हुई है। अच्छा, हमारी गाड़ी दिल्ली में लगी हुई। मैंने दो लोगों को मैंने कॉल भी किया। लोग बोलते हैं कहाँ हेला जाइएगा आप भी खतरा में पड़ जाइएगा। अरे भाई साहब, क्या आपके घर में जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तो क्या आप खुद के लिए कहेंगे? नहीं कहेंगे। एकजुटता नहीं है यादव समाज में। लोग जाग नहीं पाए हैं। जब उनके यहाँ कोई घटनाएं घटित होती है, इनको लगता है कि सामने वाले के यहाँ घटा। लेकिन हमारे लिए तो सामने वाले भी अपने हैं, और ये भी अपने हैं, आप भी अपने हैं, हम भी अपने हैं। हमारे लिए तो सब अपने हैं। हमको तकलीफ होता है, हम रोते हैं, बैठ करके रोते हैं। जिस दिन हम समाज के साथ जब कोई खून खराबा होता है और हम नहीं पहुंच पाते हैं, तो मैं बैठ करके रोता हूं। पत्रकार महोदय, मैं अपने आप को कमरे में मैं बंद कर लेता हूं। मैं नहीं दिखा पाता हूं। किसको मैं दिखाऊं? किसको मैं दिखाऊं? समाज को समझ में नहीं आता। समाज के जो मजबूत लोग हैं उनको समझ में नहीं आता है। और ये भी दिन हम जानते हैं कि जिस दिन हमारी हत्या होगी ना, उस दिन ये लोग फेसबुक पे सिर्फ रिप 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 ओम शांति लिख करके भर देंगे। लेकिन उस दिन भी नहीं जागेंगे ये लोग कुंभकर्ण से भी ज्यादा गहरी नींद में सो गए हैं। मुझे छपरा जाना था, संतोष राय जी के शव यात्रा में मुझे शामिल होना था। मेरी मजबूरी कि मैं वहां पे नहीं जा पाया। मेरे पास संसाधन नहीं थे। संतोष यादव बिल्कुल मतलब बांध दिया गया है। और दुश्मनों से ज्यादा मुझे अपने लोगों से नाराजगी है। दुश्मन तो है ही दुश्मन। जो अपने लोग हैं वो नहीं जाग पा रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी हत्याएं आप लोग झेलोगे? कितने खून खराबा और देखना चाहोगे आप लोग? गया में हत्या हुआ, पूर्णिया में हत्या हुआ, वैशाली में हत्या हुआ, पटना में हत्या हो रहा है लगातार। हर जगह हत्या हो रहा है, आरा में हत्या हो रहा है, कहां नहीं हत्या हो रहा है? हमारे समाज को हर जगह चुन चुन करके मारा जा रहा है। बहुत तकलीफ होता है। इसीलिए मैं बहुत व्यथित हो गया था। मैं बहुत व्यथित हो गया था। जितने भी युवा हैं, मैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके आग्रह कर रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं, मेरे भाई आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे जो अभिभावक रूपी जो लोग हैं, जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो प्रभावित हों। मैं सबसे मैं बोल रहा हूं, एकजुट होइए, संगठित होइए। एक दिन संतोष यादव आपको जगाते जगाते खुद सो जाएगा। और जब खुद सो जाएगा तो आप कितना भी जगाइएगा ना, तो खुद जागने लायक नहीं रहेगा। तो जब हम जागे हुए हैं, कुछ तो आप लोग भी जागिए। भाई तकलीफ से बातें अंदर से निकल रही है। क्यों नहीं निकलेगी? क्यों नहीं निकलेगी? किसी के समाज में अगर 1 से 2 अगर हत्या हो जाता है तो बिलबिला जाता है, पूरा भारत बंद करने लगता है। और हमारे समाज में प्रतिदिन हत्या हो रही है, प्रतिदिन हत्या हो रही है। एक पोस्ट तक बंद नहीं हो रहा, एक प्रखंड तक बंद नहीं हो रहा, पंचायत तक बंद नहीं हो रहा महोदय। जबकि सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारी है। हम कहां कमजोर हैं? हम कमजोर हैं कि हमारे लोग बिखरे हुए हैं, लोग एकजुट नहीं हैं। हम वहां कमजोर हैं। और वहां कमजोर हैं जहां पे लोग सिर्फ फेसबुक पे लिखते हैं, लोग धरातल पे नहीं उतर पाते हैं लोग। यहां पे हम कमजोर हैं। इसीलिए मेरी दर्द है, यही मेरी तकलीफ है। हमें अगर संसाधन मिले तो मैं आपको बताता हूं, मैं पूरे हिंदुस्तान में मैं 2400 घंटा मैं समाज को जगाने में लगा दूंगा। लेकिन हमको जेल में बंद करके मुझे आर्थिक रूप से तोड़ दिया गया दुश्मनों के द्वारा। और समाज हमारा देखते रह गया, समाज चुपचाप देखते रह गया। समाज नहीं समझ पा रहा है किसके लिए हम लड़ रहे हैं, किसके लिए हम लड़ रहे हैं? बताइए, क्या चीज की कमी है? क्या हम छोटा मोटा बिजनेस हम नहीं कर सकते? क्या उसके जैसा जो लोग गाता है ईरान पे गाना, वैसा हम नहीं गा सकते? क्या चीज की कमी है? क्या नाम में कमी है? क्या शोहरत में कमी है? क्या चेहरा मोहरा में किसी से खराब हम हैं? क्या देह पूजा में हम कमजोर हैं कि पढ़े लिखे कम हैं? समझना होगा। नहीं समझेंगे तो फिर ये क्या होगा? लालू प्रसाद यादव जी का सपना क्या होगा? लालू प्रसाद यादव ने 1990 में जो संघर्ष की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, आज लालू प्रसाद यादव जी भी रोते होंगे बेचारा। ये सब दिन देख करके वो भी रोते होंगे कि समाज कहां सो गया। कहां सो गया? एक समय था, एक बार हुंकार बांधने पर पूरा बिहार बंद हुआ था। एक बार खेसारी लाल यादव को पत्थर चला था, याद है ना आपको? उसका कौन किया था? आप ही ना किए थे। बिल्कुल। घोषणा कौन किया था? मैं किया था। हाँ, पत्थर चला था तो पूरा बिहार बंद हो गया था। हत्या हो जा रहा है लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे पंचायत बंद नहीं हो रहा, पंचायत नहीं बंद हो रहा है। किसी समाज में अगर कोई गुंडा टाइप का भी आदमी अगर किसी की हत्या हो जाती है, गुंडों की भी हत्या होती है, हाँ, तो अपने जिला से लेकर पटना तक बंद करा देता है। कोनो मुखिया का हुआ। और हमारे समाज में प्रबुद्ध लोगों की हत्या हो रही है। बढ़िया। फिर भी हमारा समाज क्यों नहीं जाग रहा? तकलीफ नहीं होगा हमको? तकलीफ होगा ना। कहा नहीं, कम से कम मैं आपको बताता हूं, पिछले 6-7 साल में मैंने 200 से ज्यादा लाश में अपने कंधे पे ढोया है। 200 से ज्यादा लाश को मैंने कंधा दिया है अर्थी को, समाज के लोगों को। कहां चले गए समाज के लोग? यादव समाज के। बिल्कुल। 200 से ज्यादा, 200 से अधिक पिछले 6 साल में। कहां चले गए वो लोग? सब लोग का हत्या हुआ होगा। बिल्कुल। कहां चले गए वो लोग? उनके परिजन कहां चले गए? चले गए। उनको हमारा तकलीफ नहीं दिखाई देता है?
उनको इन आंखों में दर्द नहीं दिखाई देता है? आपके यहां तकलीफ हुआ तो आपके आंसू पोंछने के लिए हम गए। आपके बगल में अगर किसी को नुकसान हुआ तो आप उसका आंसू नहीं पोंछ सकते हैं? आप एकजुट नहीं हो सकते हैं? तो हमको पत्रकार महोदय बस इतना ही हमको है, इतना ही तकलीफ है। मैं समाज के तकलीफ में शामिल होना चाहता हूं, लेकिन मजबूरी है मेरी। मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरा पैर बांध दिया गया है। दुश्मन लोग हमारा संसाधन तोड़ दिए, हमें आर्थिक रूप से दुश्मन लोग कमजोर कर दिए, लेकिन मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मैं आज भी मजबूत हूं। आज भी मैं लोहा लेने के लिए मैं तैयार हूं दुश्मनों से। आज भी मैं समाज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कि संतोष रेणु यादव एक बार फिर से नौटंकी कर रहा है, या फिर इसका सच में राम नाम सत्य होने वाला है? क्योंकि ये तो अक्सर हर जाति हर धर्म के लोग को ऑनलाइन आकर गाली देने का काम करते हैं। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।